नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बधाई दी। हरियाणा भवन में मीडिया कर्मी और लोगों को सीएम सैनी ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। और वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास जताया है और दिल्ली का विकास युद्ध स्तर पर किया जाएगा। तो फिलहाल दिल्ली में बीजेपी के जीतने के बाद से इस वक्त हरियाणा सरकार भी कहीं ना कहीं जश्न मना रही है और ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त नायब सिंह सैनी ने अपने हाथों से जलेबियां बनाई और देखिए किस तरह बीजेपी के कई नेताओं को उन्होंने मुंह मीठा भी करवाया। तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस के 68 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी को करारी मात मिली है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि दिल्ली में झूठ और फरेब की हार हुई। पार्टियां और भी हारती है लेकिन लोग उन्हें वैसे ही जानते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कैमोफ्लेजिंग कर रखी है जो कि अंदर से बेईमान थे और ऊपर से कट्टर ईमानदार बने हुए थे। उनकी पोल खुल चुकी है और सच और झूठ की लड़ाई में इस वक्त सच की जीत हुई है। तो हरियाणा के जींद में दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को शून्य मिलने पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का बड़ा बयान सामने आया। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने ये कहा है कि कांग्रेस अब भगवान के सहारे ही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा और बीजेपी के तमाम नेता बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी, दिल्ली का पूर्ण रूप से विकास होगा। ये योजनाएं हरियाणा में आप देख रहे हैं किस प्रकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया, जिसकी तारीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की। वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल जी, उन्होंने जो कई पोर्टल तैयार किए उनकी तारीफ माननीय देश के प्रधानमंत्री ने भी की। अभी भी हाल में ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की भी बड़ी तारीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। तो हमारा कहने का भाव यह है, हरियाणा छोटा बेशक है लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा सक्षम है। पूरे देश में उसकी एक अहम भूमिका है और जो नीतियां हैं वो नीतियां दिल्ली के लिए भी बनाई जाएंगी। और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से हरियाणा में ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते तो दिल्ली में भी ऑफिसों के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। तो वहीं पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल को पिछले 6 दिन से मेडिकल सेवा नहीं मिल पा रही है। बता दें कि पिछले 76 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत खराब होती जा रही है। दरअसल कमजोरी के कारण जगजीत सिंह डल्लेवाल को इलाज देने में डॉक्टर को कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में कई परेशानियों से जूझते हुए भी जहां मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच 6 दिनों से अब तक डल्लेवाल को हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स अब तक उनको चल रही है इसमें सहयोग नहीं मिल पाया है। ऐसे में उनकी सेहत और खराब होती जा रही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल 76 दिनों से अब तक भूख हड़ताल पर चल रहे हैं और देखिए डल्लेवाल की ये मांग है कि सरकार उनकी मांगों को माने, उनसे बातचीत करे, लेकिन अब तक कई दौर की वार्ता विफल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया था कि समय से उनकी जांच होती रहनी चाहिए। डॉक्टर्स की एक टीम को हमेशा वहां मौजूद रहने के लिए भी कहा गया था और साथ ही ये कहा गया था कि उनकी हेल्थ बुलेटिन भी जारी होते रहने चाहिए। लेकिन अब 6 दिनों का समय बीत चुका है, उनकी हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। अब तक डॉक्टर्स की टीम यहाँ नहीं पहुँच पाई है मदद पहुँचाने के लिए, लेकिन इस वक्त
ये भी जानकारी आपको दे दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने यह स्पष्ट किया था कि वो भूख हड़ताल सिर्फ तब समाप्त करेंगे जब उनकी मांगों को मानने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए सरकार की ओर से किसी को भेजा जाएगा। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में किसी प्रकार से कोई वार्ता और नहीं हो पाई है। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे जगजीत सिंह डल्लेवाल के हेल्थ को लेकर के, खास तौर पर क्या उन्हें अब तक चिकित्सा सुविधा मिल पाई है या अभी और समय लगेगा? उनकी हालत इस वक्त कैसी है? इस वक्त जो है जानकारी मिल रही है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो हालत है नाजुक बनी हुई है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से उनकी जो हालत है वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो है वीकनेस बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से है जो डॉक्टर उनकी जो अंदर की पल्स है उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी परेशानी आ रही है। लेकिन डॉक्टर की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि कभी भी उनको साइलेंट रखा जा सकता है, लेकिन अभी तो डॉक्टर उनके ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं और उनकी जो है जानकारी की ये आने वाली तस्वीरें बताएगी कि अभी डॉक्टर क्या रिपोर्ट देते हैं, अभी उनकी मामूल से पता लगे। ठीक है राकेश, लेकिन समझना ये भी होगा क्योंकि एक बड़ा नाम है जगजीत सिंह डल्लेवाल, और ऐसे में अगर उनकी तबीयत में सुधार नहीं होता और उन्हें अगर कुछ भी होता है तो फिर ऐसे में ये माना जा रहा है कि किसानों का ये आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाएगा, एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी हो जाएगी। इसको लेकर क्या किसानों की ओर से अब तक कोई और स्टैंड क्लियर किया गया है? किसी प्रकार से कोई जानकारी और सामने आई है कि उनका अगला मूव क्या होगा? आपको बता दें कि जैसे कि 15 फरवरी का टाइम दिया गया था, तो उसके आसपास मीटिंग का टाइम रखा गया था, तो उसके बाद जगजीत डल्लेवाल जो किसान नेता है उनकी तरफ से एग्री कर लिया गया था। उसके बाद उनको जो बनाया गया था एक हॉस्पिटल उनके खनौरी बॉर्डर के पास में, तो वहां पे शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद जो टीमें उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, लेकिन आपको बता दें कि जो उनकी भूख हड़ताल है वो पूर्ण रूप से अभी भी खत्म नहीं हो पाई है, और लेकिन आपको बताते हैं कि धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट ले रही हैं, लेकिन भूख हड़ताल की वजह से उनकी जो बॉडी वीकनेस है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इंजेक्शन वगैरह लगाना और ग्लूकोज वगैरह देना उसको लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो आज भी दोपहर को जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि उनकी जो ट्रीटमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से उनकी जो सेहत और डाउन हो गई है, तो अभी डॉक्टर उनके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। ये आने वाली तस्वीरें बताएंगी कि आगे क्या निकल के आता है। जी ठीक है, लेकिन राकेश, जगजीत सिंह डल्लेवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये आदेश जारी किया गया था कि उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होता रहना चाहिए, डॉक्टर्स की एक टीम उनके पास हमेशा होनी चाहिए, और इस बीच अगर वो अस्पताल नहीं जा रहे हैं, उनके इलाज में भी यही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिल रहा है, कब तक इस तरह वो दवाइयों पर चलेंगे? आखिर वो अपना अनशन तोड़ने को लेकर क्या किसी प्रकार से कोई विचार कर रहे हैं? आपको बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जो अपना अनशन ग्रांट किया था, तो उनकी एक ही मांगी थी कि जो हमारा एमएसपी का मुद्दा है, किसानों के ऊपर नाजायज एफआईआर की गई हैं, उनको रद्द करना, ऐसे कुछ अहम मुद्दे थे जिनके ऊपर कई बार मीटिंग भी हो चुकी है। और आपको बता दें कि लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, तो तब भी उन्होंने जो है कोर्ट की एक टीम वहाँ पे पहुंची थी, तो केंद्र सरकार की टीम पहुंची थी, तो वहाँ पे उन्होंने बातचीत करी, उसके बाद मेमोरेंडम भी केंद्र सरकार ने दिया, तो मीटिंग का टाइम 15। ठीक है राकेश, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं चंडीगढ़ में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि अमेरिका से 104 भारतीयों को लाने में अनियमितताएं हुई हैं। साथ ही उन्होंने पिछले 10 सालों में चंडीगढ़ में बीजेपी सरकार के किए गए वादों और विशेषकर मेट्रो प्रोजेक्ट और मलखाना हक से संबंधित मुद्दों पर भी सवाल उठाए। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि जब चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने ये मामला संसद में उठाया तो उन्हें बताया गया कि चंडीगढ़ में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कोई फाइल नहीं आई है। इसके अलावा मलखाना हक के मामले में भी बीजेपी सरकार के वादों को झूठा बताया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ गीतांशु सेजवाल जुड़ चुके हैं। गीतांशु, चंडीगढ़ में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, ऐसे में इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी वजह है यूथ कांग्रेस जब इकट्ठा हुई और अपने वर्करों को जब उनके नेताओं और अध्यक्ष जो है सेलेक्ट किया, उन्होंने संबोधित किया,
तो उन्होंने 4-5 जो ऐसे मुद्दे हैं जो गिनाए, जिनके कारण जो है यूथ कांग्रेस के वर्कर भड़क गए और जब उनकी बीजेपी के दफ्तर की तरफ चढ़ाई शुरू हुई तो वहां पर पुलिस ने जो अपनी प्रोटेक्शन लगाई हुई थी उन्होंने रोका और उग्र भीड़ को जो है वाटर कैन और लाठीचार्ज वगैरह लगा जो है रोकने की कोशिश की। तो काफी वहां पर बड़ा प्रदर्शन किया गया। हालांकि जो मुद्दे बताए गए हैं उनकी तरफ से वो यही है कि मोदी सरकार 10 सालों से जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को झूठ बोलती आ रही है और झूठ पर जो है आए हुए हैं। सबसे बड़ा वादा है बेरोजगारी का, उसके बाद मालिकाना हक जो 200-300 जो घर हैं जिन्होंने अपने वहाँ पर बनाए हैं उनको हटा कवायद जो है बीजेपी से की जा रही है। ये तो आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, इनके ऊपर मालिकाना हक का मानना है कि दिया चाहिए, ना कि इसको उजाड़ना चाहिए। तीसरा है मुद्दा जो अमेरिका से हुए लोग हैं, 104 यात्री जो अमेरिका से यहाँ पर पहुंचे थे, 50 पाउंड धरती पर क्यों उतारा गया? के लोगों को इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं महसूस की आज तक। तो कुछ मुद्दे थे इस तरीके के जिनके लेकर जो संबोधित किया गया और कांग्रेस वर्करों ने जब वहाँ पर बीजेपी के दफ्तर की तरफ मार्च किया कि ये वहाँ पर जो है इसी पर मालिकाना हक रख के अपना राजनीति करते हैं, तो काफी हद तक उन पर राज करना बनता है। यानी गीतांशु, ये माना जाए कि जो कांग्रेस इस वक्त वहां पर यूथ कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया गया है, ये सीधे तौर पर केंद्र को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से जो वादे थे उनका मानना है पूरे नहीं किए गए, तो जो है झूठ हो जा रहा है, झूठ की राजनीति की जा रही है। और क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कई बार आरोप लगाया गया, इस प्रोटेस्ट के बाद भी बयान सामने आ रहे हैं कि किस तरीके दिल्ली में उनको हार मिली है, जीरो पर क्यों लेके चल रही है। और छत्तीसगढ़ में भी जब उनका मेयर बना है बीजेपी का, इन सबसे खौफलाई की जो कांग्रेस है वह कहीं ना कहीं प्रदर्शन को लेकर जो है यही मुद्दा रहा हो। जी साथ ही गीतांशु, जिस तरह ये मुद्दा उठाया गया कि 104 भारतीयों को जैसे लाया गया, इसमें अनियमितताएं बरती गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पंजाब सरकार के ओर से क्या अब तक किसी तरीके से अब तक का कोई अपनी बात पहुंचाने की कोशिश केंद्र सरकार के पास की गई है, या सिर्फ यूथ कांग्रेस को एक मुद्दा चाहिए था और इस वजह से यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर गई इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करने के तहत? देखिए, इनमें से कई मुद्दे जो है वह अभी एमसी के जो गठन हुआ था तो उसके बाद पहली बैठक हुई थी, उसमें भी उठाए गए थे। हालांकि ये सब मुद्दे जो हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं आते हैं, मगर विधानसभा की अगर बात करें, अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर ये मुद्दे जरूर उठाए गए थे और वहां पर जो है केंद्र के पास इसका बिल्कुल एक ब्यौरा है कि किस तरीके की जो नीड है चंडीगढ़ को, किस तरीके की वहां पर होते हैं डेवलपमेंट को लेकर, या इन अमृतसर के जो डिपो यात्री वहां पहुंचे अमेरिका से, तो उनको लेकर भी पूरा संज्ञान लिए हुए हैं। और हालांकि इस वक्त जो मोदी जी हैं वह अमेरिका टूर पर जाने के लिए तैयार है। 13-14 का उनका एक शेड्यूल है टूर पर जाने का। जैसे ही वह वापस आते हैं तो वहां पता लग पाएगा कि उनकी पर क्या बात होती है। ठीक है गीतांशु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अमेरिका की ओर से अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर विपक्ष का आरोप यह है कि भारतीय प्रवासियों के साथ अमेरिका ने बुरा बर्ताव किया। केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम ने यह कहा कि अमेरिका ने भारत को बताया है कि वहां फिलहाल 487 ऐसे लोग हैं जिन्हें वहां की सरकार भारतीय मानती है और उन्हें फाइनल रिमूवल ऑर्डर दिया गया है, यानी कि डिपोर्टेशन के आदेश दे दिए गए। विदेश सचिव ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर की एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत सरकार की ओर से डिटेल मांगने पर अमेरिका की ओर से 298 लोगों की डिटेल्स ही दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार को ये हाल फिलहाल में ही लिस्ट मिली है और इसे चेक करने के बाद हम अमेरिका को इस बारे में कोई जवाब देंगे। तो पंजाब के अमृतसर में जमीन को लेकर के दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने जमकर गुंडागर्दी की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद से पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्होंने ये जगह किसी से खरीदी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक पंडित इस जगह के बारे में अवैध बयान दे रहे हैं
और इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की गई। वहीं पीड़ित परिवार ने मोहकमपुरा थाने में आवेदन देकर के न्याय की मांग की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें रसूलपुर कल्लर में एक जमीन विवाद के संबंध में शिकायत मिली है और उन्होंने दोनों पक्षों से जमीन के दस्तावेज भी मांगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल ये मामला जमीन विवाद को लेकर सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि जमीन जिस व्यक्ति से खरीदी गई थी, पहले तक तो इस जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब जानबूझकर इस जमीन को अवैध बताने की कोशिश कुछ लोगों की ओर से की जा रही है और इस मामले को जानबूझकर ऐसे भुनाने की कोशिशें जारी है जिससे इस जमीन पर दूसरे लोग कब्जा कर सके। हालांकि इसी को लेकर के इस वक्त ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी है और इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मामले की जांच इस वक्त की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसे सत्य से परे, हास्यास्पद और प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बिलासपुर में मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान पर की गई टिप्पणी पर यह साबित करती है कि उन्हें हिमाचल के लोगों की सेहत से कोई सरोकार नहीं है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि एम्स केंद्र सरकार की कोशिशों से प्रदेश को मिला और इसे आगे बढ़ाने के लिए हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर लगातार प्रयासरत है। उस संस्थान पर अनावश्यक टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के विकास कार्यों में बाधा डाल रही है, जबकि केंद्र सरकार ने हिमाचल के इतिहास में पहली बार रेलवे के विस्तार को गति दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान ऐसा प्रतीत होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस तरह युवाओं को कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने ठगा, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में देना और 5 लाख रोजगार देने की गारंटी करने वाली कांग्रेस और पिछले 2.25 साल के अंदर लगातार युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ धोखा करती आ रही है और उसका दोष भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालने की प्रयास में जुटी हुई है। ये हास्यास्पद ही नहीं है अपितु निंदनीय भी है कि अपने दोषों को दूसरों के ऊपर मढ़ने का प्रयास। इसी तरह रेल लाइन के विकास का श्रेय लेना, हमें धन्यवाद देना है नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का, हमें धन्यवाद देना है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे सांसद गणों, जिन्होंने निरंतर इस बात का प्रयास किया और आज वो रेल लाइन बिलासपुर तक पहुंची है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान ऐसा प्रतीत होता है। तो फिलहाल एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में सियासत गर्मा रही और इस बार सीएम सुक्खू पर ही कहीं न कहीं निशाना साधा गया है। एम्स पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना ठहरा रहे हैं और इसको लेकर के ये प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई कि किस तरह बीजेपी ने सीएम सुक्खू पर ही इस बार निशाना साधा है और ये कहा है कि जिस तरीके की बयानबाजियां वो कर रहे हैं ये उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं। खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां पर पटियाला पुलिस ने प्राइवेट एम्बुलेंस की जांच की। वहीं मौके पर सिविल थाना इंचार्ज और सिटी ट्रैफिक इंचार्ज भी पहुंचे। सिटी ट्रैफिक इंचार्ज करमजीत सिंह ने बताया कि एम्बुलेंस के पास जरूरी कागजात है कि नहीं, इसकी चेकिंग की गई है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस की आड़ में प्राइवेट गाड़ी का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। खबर पाकिस्तान के अमृतसर से सामने आई है। दरअसल यहां 5 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया गया। जानकारी के मुताबिक इनमें जाफर हुसैन मसरूर शामिल है। वहीं इनमें शामिल नंदलाल को भूमि विवाद के कारण खादिम
हुकैन को भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण और अजमल हुसैन को अवैध रूप से भारत में आने के कारण जेल भेजा गया था। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।